हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पर आज बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी स्टूडेंटों ने टेस्ट दिया और उतनी रेंज तक नहीं पहुँच पाए जितनी रेंज तक पहुँचना था। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो इस रेंज के अंदर थे, 30 से लेकर और 45 की रेंज में बच्चे थे। इसका मतलब क्वेश्चंस आपने कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं किए या फिर आपने डेडिकेशन के साथ उन क्वेश्चन को अटेम्प्टिंग नहीं लिए। एक बात तो क्लियर है, जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन है जब मैं, और यदि किसी को जरूरत है अभी भी, वैसे तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 101% पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, पर आज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना यदि आपको 101% जरूर है क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पेपर सॉल्यूशन है उसका वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कल आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसमें कमेंट डाल देना। बट अब जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए आप केयरफुली तैयारी करें। इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट होगा और मे बी कल या परसों में आपको डाल दिया जाएगा, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो और बता भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, और तैयारी आप कंसिस्टेंटली आप रेगुलर कीजिए, ताकि आपको अब जो एग्जाम्स होंगे वो एक साथ होंगे सभी। और जिन बच्चे जो CU, DU, BHU, IIT, JAM से भी जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी तैयारी अच्छे से करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी आएगा। ठीक है, बात रही सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि डायरेक्ट जो JAM वाले बच्चे हैं बस यहीं तक स्टॉप कर दें, अब आपके कोई काम के नहीं है आगे के लेक्चर्स, यहीं तक JAM के अंदर पोर्शन आता है, उसके बाद कोई JAM का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं वो CSIR, नेट, गेट उनके लिए है, एग्जाम के लिए और टिफर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, मैंने क्लियरफाई कर दिया है कि कौन से एग्जाम के लिए, यहां तक JAM वाले बच्चे सॉलिड स्टेट से कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। बात रहती है नेट का पोर्शन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, वो काफी आगे लेंदी है। अभी नेट का जो पोर्शन मैंने करवाया उसमें से कोई एक नंबर या मतलब ये मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो भी डायरेक्ट। क्या मिलेंगे? डायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि जो अभी का पोर्शन है वो आगे जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आएगा उसी में मोस्टली जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो सिलेबस है वो काफी है CSIR नेट के पर्पज से। ठीक है, दूसरी बात, 2 डाउट थे। एक डाउट तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपका, कि जो कमेंट था उसके अंदर पूछा गया था कि जो D100 क्या है, यहां पे D100 क्या है यहां पे। तो देखो, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट लेटिस से किसी प्लेन से, डायरेक्ट लेटिस के किसी भी प्लेन से, मान लो ये प्लेन है दोनों, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? DHKL है, HKL है। ठीक है, तो एक तो ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इनके बीच की डिस्टेंस दी है। यहां से किसी एक पॉइंट से और इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो? 1/DHKL हो। उनकी जो लेंथ हो वो कितनी हो? DHKL हो। और वही क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल लेटिस। तो मुझे जो रेसिप्रोकल लेटिस चाहिए थी वो चाहिए थी A स्टार, B स्टार, जो परमिटिव वेक्टर्स चाहिए थे C स्टार। मैंने उनके कोरस्पोंडिंग ही मैंने क्या किया था, जैसे D100 था उस प्लेन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, उसी तरीके से मैंने B स्टार निकालने के लिए D010 ड्रॉ किया था। इसी तरीके से मैंने C स्टार निकालने के लिए D001 प्लेन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। एक क्वेश्चन और है कि आपको रेसिप्रोकल लेटिस की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, उसका मैं जनरल अभी थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आगे बताएंगे उसके ऊपर। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए गए हैं तो बता ही देते। देखो, रेसिप्रोकल लेटिस की आवश्यकता इसलिए पड़ी आपको, आपने अभी तक क्या पढ़ी थी? एक विग्नर सीड सेल पढ़ी थी, जो आपने कहां पढ़ी थी? डायरेक्ट लेटिस के ऊपर पढ़ी थी। क्या है? डायरेक्ट लेटिस के आप नियरेस्ट पॉइंट से आप सभी को कनेक्ट कर दो और वो पॉइंट उन पॉइंटों के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उस रीजन में, तो वो क्या होती थी? अपनी विग्नर सीड सेल होती थी। उसी टाइप से आपका ब्रिलियंट जोन्स भी होते हैं। वो ब्रिलियंट जोन्स किसके ऊपर आपके ड्रॉ होते हैं? वो होते हैं आपके रेसिप्रोकल लेटिस के ऊपर ड्रॉ होते हैं। ठीक है, नीड तो आपको ब्रिलियंट जोन ड्रॉ करने के लिए थी, बट कैसे हुई, क्यों हुई, ये अपन ब्रिलियंट जोन्स में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 जो डाउट थे उनके मैंने बता दिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, लाउवे इक्वेशंस। ये आपका MSc कोर्सेज, BSc कोर्सेज और नेट में भी जरूरत पड़ेगी, कभी पढ़ी जाए तो अपन बीच में टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फॉर CSIR नेट से, बट आना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी है। अब देखो,
कि जो लाउवे इक्वेशंस थी वो है क्या। जो आपका ब्रेग था ना, ब्रेग, उसने क्या किया, क्रिस्टल प्लेन लिए थे ना, क्रिस्टल प्लेन, और एक्सरे इंसिडेंट की, और आपकी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने अपना क्या फिनोमिना दिया। बट लाउवे ने क्या कहा कि जो ये क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं इनमें भी क्या होते हैं, पर्टिकुलर एटम्स होते हैं, और उन पे जब एक्सरे इंसिडेंट होती है तो वो एक्सरे क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। और वो एक्सरे जब स्कैटर्ड होगी तो स्कैटर्ड होने के बाद मान लो ये दो एटम है, एक एक्सरे यहां से इंसिडेंट हुई, एक एक्सरे यहां से इंसिडेंट हुई, तो ये जब यहां गई तो जब जिस डायरेक्शन में जा रही है वो कंसिस्टली जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो कंसिस्टली जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, उसकी जो कंडीशंस थी वो किसने बताई थी, लाउवे इक्वेशंस ने बताई थी। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, ध्यान रखें भाई हर चीज का। लाउवे इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं, लेट अज्यूम 2 पॉइंट्स, 2 एटम्स, ठीक है, ये लो, ठीक है, क्लियर, ए और ये आपका आ गया बी। देखो यदि आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप एक काम करो, देखो डायग्राम्स बुक में थोड़ा अलग मिलेगा, पर मैं आपको यहां थोड़ा सा समझाने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आपको इजीली क्या हो सके, विजुअलाइज हो सके कि डायग्राम कैसा। एक एक्सरे इंसिडेंट की है, इसको ए मान लो आप, ठीक है, और इसको बी, इस पे एक्सरे इंसिडेंट की, ठीक है, ये लो, ठीक है, और ये जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट की है उसका मैं डायरेक्शन में मान लेता हूं कि आई कैप यूनिट वेक्टर है। क्लियर, आई कैप कुछ भी मान सकते हो, एन कैप मान सकते हो, N1 कैप मान सकते हो, S1 कैप मान सकते हो, वो आपकी इच्छा। ऐसे ही मैंने इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट की और ये क्या आपका आई कैप से। क्लियर, यहां से ये स्कैटर्ड हुई, इस डायरेक्शन में गई, और जो डायरेक्शन में गई उसका यूनिट वेक्टर है एस कैप। क्लियर है, उसी अकॉर्डिंग आपकी ये जो आपकी एक्सरे है ये भी आपकी क्या है, इस तरीके से स्कैटर्ड हुई है। ठीक है, इसको आप पैरेलल बना लो। ठीक, क्लियर है, ये एस कैप है और ये भी किस में हुई है, एस कैप। क्लियर। अब देखो कि आपको पता है जो इंटरफेरेंस आप फाइंड आउट करोगे उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास क्या हो, पाथ डिफरेंस हो। और पाथ डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पहले जो इंसिडेंट और जो ये है स्कैटर्ड वेव है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ताकि जो आगे के जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर, और इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एक चीज तो है कि यहां से आगे ये पैरेलल है और पैरेलल में पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0, और इससे पहले भी ये पैरेलल है तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो आपका दो पाथ डिफरेंस हो गए, एक पाथ डिफरेंस हो गया यहां से यहां तक का और इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा 1, और एक पाथ डिफरेंस हो गया आपका यहां से यहां तक का और इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा 2। क्लियर, ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कौन सी है, ये, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आपका आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। क्लियर है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट को आप धीरे धीरे देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, टाइम लग जाए पर जो चीजें हैं वो एक बार पढ़ ली तो वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, बार बार। तो पाथ डिफरेंस आ गया आपका। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है ना, ये लो। अब देखो जो आपका जो ये एंगल है, ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी थीटा। क्लियर, तो अब एक चीज आपको पता लग जानी चाहिए कि जो एंगल है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो एक ट्रायंगल यूज करते हैं अपन, ये क्या, यही है क्या,
ये 90 डिग्री। इसको आप कर सकते हो, जैसे इसको नाम दे दिया आपने क्या, ओ, और इसको नाम दे दिया ओ डैश। ठीक है, तो ओ डैश और ए ओ है, ठीक है, और ये बी। इससे आपको रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है आपको? डेल्टा वन निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। बेस निकालना है ना, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनिस हो गया, तो आपको बेस निकालना है। तो कोस थीटा देखो, नहीं याद है फिर भी देख लो, एल ए एल अपॉन के ए। तो जो बेस और हाइपोटेनिस में रिलेशन होता है वो किसके बीच में होता है? कोस थीटा में। तो देखो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखें, बेस का मतलब डेल्टा वन, क्लियर। हाइपोटेनिस का मतलब आर वेक्टर। तो डेल्टा वन कितना आ गया? डेल्टा वन आ गया आर वेक्टर, और इस वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो? इसको मोड, ठीक है ना, वेक्टर नहीं आएगा, मोड आएगा इसका, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्लियर। अब एक चीज देखो, आपको पता है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है उसको किस तरीके से ओपन करते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो भी तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड वन के साथ। तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि ए वेक्टर डॉट और बी कैप, क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वन और कॉस थीटा। तो मैं क्या ये यूज कर सकता हूं कि जो आपका ये आर वेक्टर डॉट और जो आई कैप है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। तो डेल्टा वन को अपन क्या यूज कर सकते हैं कि जो आपका आर वेक्टर डॉट आई कैप, क्लियर हुआ। आपको सेम सिचुएशन से आपको क्या करनी है, इस जो ट्रेंगल था इसमें तो आई कैप आ रहा था ना, बट ये जो ट्रेंगल यूज में लोगे आप तब क्या आएगा? एस कैप। तो इसी अकॉर्डिंग से आप ट्राई मारना, यही एंगल यूज में लेना, और आपको क्या मिलेगा? क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर डॉट एस कैप लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो आप? आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इस वाले ट्रेंगल नंबर 2 से, और ट्रेंगल वेस्ट से ये आ गया, क्लियर हुआ। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? देखो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका, देखो आर वेक्टर तो बाहर आ गया, डॉट और क्या आएगा? एस, डेल्टा टू है ना, तो डेल्टा टू में क्या आएगा? एस कैप माइनस आई कैप, क्लियर। और देखो लेट अस कंसीडर एस वेक्टर इक्वल्स टू एस कैप माइनस आई कैप। कंसीडर कर लेता हूं, एक वेक्टर है एस वेक्टर जो इनका सब्स्टिट्यूट है। तो क्या करोगे आप? तो इसको कैसे लिख सकते हो? आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये आपके पास आ गया पार्ट डिफरेंस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो आपको पता है कि जब ब्रेक्स ने भी बताया था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कब मिलेगी? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कोइंसाइड करेंगे, कब? आगे जाके जहां भी। तो उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस है उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? देखो आप डायरेक्ट देखें यहां से, ठीक है, ये लो। उसके लिए आपको पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती थी डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होती थी। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपका ये आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर है वो किसके इक्वल है? एन लैम्डा के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। और देखो अब अपने को फाइंड आउट करना है आगे कि एक काम, देखो इस एस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। पहले देखो मान लो कि एक्स रे इंसिडेंट हुई है आई कैप डायरेक्शन से, ठीक है, और ये किधर गई? एस कैप डायरेक्शन से। ये मैंने बोला था ना, डायग्राम मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए, बाकी हुआ इस तरीके से सिचुएशन है, ठीक है ना। तो देखो यहां से गई, अब देखो ये एस कैप है। आपको पता है दोनों वेक्टरों का जो वेक्टरों के बीच में या तो वेक्टरों का एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? टेल टेल या हेड हेड।
तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया मेरा आई कैप। ठीक है, तो ये जो आपका वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ये क्या होगा आपका एस वेक्टर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा एस वेक्टर? आई कैप माइनस एस कैप, सॉरी एस कैप माइनस आई कैप। क्लियर हुआ? तो जो एस कैप माइनस आई कैप है उसको आपको पता करना है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप वेक्टर एडिशन। देखो ये आई कैप है, ये एस कैप है, तो देखो आई कैप प्लस एस वेक्टर और इक्वल्स टू क्या होगा एस कैप। आपको निकालना क्या है एस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा एस कैप माइनस आई कैप। तो इजी है। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, ये पॉइंट जहां से रिफ्लेक्ट हो यानी क्रिस्टल प्लेन आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है ये बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ हाफ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई 2, और ये कितना है एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई 2, और ये एंगल कितना है थीटा। क्लियर? तो एक काम करो, अब ये जो आपका ट्रायंगल है ये वाला, इसी को कर लेते हैं अपन। ये तो कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा, यह आपका एस मैग्नीट्यूड बाई 2, और ये क्या आपका एस कैप, यही होगा। तो यहां से आपको एस निकालना है, तो क्या लगाओ साइन थीटा। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यही देख लो, नहीं आ रहा समझ में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अंदर एस वेक्टर मैग्नीट्यूड बाई 2, और अपॉन हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस क्या है इसके अंदर एस के कैप, और एस कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। इसका मतलब जो आपका एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 2 साइन थीटा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखते रहे यार पॉइंट को। ठीक है, देखो ये आ गया, तो आप एक काम करो, कहां तक आ गए थे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर मैग्नीट्यूड और एस मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये लिख सकते हैं। तो एक काम करो, एस वेक्टर की जगह वैल्यू रखो तो 2 आर मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ 2 आर मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा जो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक आ जाओ आप। अब देखो ये आर जो वेक्टर है ये क्या है पोजीशन वेक्टर है, पर जो क्रिस्टलोग्राफी होती है उसमें जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होती है पीरियोडिसिटी होती है। और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, जो एटम है उसकी जो डायरेक्शन में कौन कौन से एटम है। तो ये मान लो कि आपकी जो क्रिस्टलोग्राफी होती है उसमें कितनी एक्सिस होती हैं, उसमें कितनी एक्सिस होती हैं 3 एक्सिस होती हैं। तो मैंने तो अभी एक जो माना था, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, कहां पे तीनों क्रिस्टल एक्सिस के साइमल्टेनियसली कोइंसाइड कर रहा है तीनों क्रिस्टल एक्सिस के साथ ए बी सी। तो ए बी सी क्रिस्टल एक्सिस है। तो देखो यदि आप करोगे, आप क्या करोगे ए पे कर रहे हो, ठीक है जैसे, तो क्या करेंगे अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले एक काम करो आप पार्ट इससे पहले थोड़ा सा आप एक काम करो कि पहले आप अज्यूम करो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस जनरली पाई इज इक्वल टू 2 पाई एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके लिए कुछ ना कुछ इंटीजर मल्टीपल चाहिए आपको, ठीक है 2 पाई एन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट डिफरेंस। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो जो आपका 2 पाई एन आया है जो फेज डिफरेंस, देखो एक काम करो, एक तो ये हाँ यहां से देखो इसको थीटा की जगह एक बार ये रहने दो इक्वेशन 2, इसको एक बार रिमूव कर लेना इक्वेशन 2 को। ठीक है, एक बार फाई देखो
इक्वेशन फर्स्ट से ही देखो, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करो, n की वैल्यू रख दो। n की वैल्यू क्या रखोगे, फाई इक्वल्स टू 2 पाई, और n की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, r वेक्टर डॉट s वेक्टर और अपॉन लैम्डा बाहर निकालो। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 इसको दो आप, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बोलूं आपको जो क्रिस्टल जो एक्सिस है, जो फाई ए है, मान लो फाई ए ये कितना होगा, जो फाई ए है वो होगा 2 पाई लैम्डा और आपका ए वेक्टर और डॉट एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फाई बी क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा और बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। और फाई सी क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा और सी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो मैंने कहा, देखो उसके जो क्रिस्टल जो ऐसे थे उसके जो मिलर इंडिसेस थे, वो मान लो कि आपका जो H प्राइम है वो कितना है, NH। अब ये NH क्यों लिया मैंने, देखो एक बात समझने वाली है कि जितने भी पैरेलल्स जो प्लेन होते हैं, ये मान लो HKL है, ये प्लेन HKL है, ये HKL है, जितने भी पैरेलल प्लेन होंगे उसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, HKL होंगे। पर मुझे कोई स्पेसिफाई एक स्पेशल प्लेन को बताना है, तो मैं क्या मान लो HKL, जैसे 2H 2K 2L, तो इसको बाहर निकाल लूं तो HKL, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेन हो गया। तो एक स्पेशल प्लेन को बताने के लिए मैंने क्या किया, NH यहां पे कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? जैसे H डेज NH हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखो कि जो भी आपका जो ये S वेक्टर है, ये क्रिस्टल एक्सिस के साथ कोई भी वेक्टर होता है, जहां पे अपन ने लेटिस वेक्टर पढ़ा था, तो लेटिस वेक्टर क्रिस्टल एक्सिस के साथ कौन कौन से एंगल बनाता था, अल्फा बीटा गामा। तो जो ये आपके जो क्रिस्टल एक्सिस के साथ जो वेक्टर्स हैं वो कौन से एंगल बनाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो एक काम करो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, फाई ए इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकाल चुके हो आप, 2 sin थीटा। तो यहां क्या करो आप, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है। फाई बी 2 पाई बाई लैम्डा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस गामा, और फाई सी इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा बीटा और गामा। क्लियर हुआ? अब देखो जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 2 पाई एन, ये तो होता है जो आपका 2 पाई एन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप 2 पाई एच की, ये फेज डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपका ना। तो देखो, तो आपका जो ये फेज, ये क्या है, फाई ए फाई बी फाई सी, फेज डिफरेंस है। और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैंने अभी बोला 2 पाई का इंटीजर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो फाई ए है वो कोई एक 2 पाई एच प्राइम इंटीजर है, कोई भी प्राइम इंटीजर है। और ये क्या आपका 2 पाई के डेस प्राइम, के प्राइम 2 पाई एल, एच के एल, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे, 2 पाई लैम्डा और ए मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा, और 2 पाई बाई लैम्डा ए मैग्नीट्यूड, एस मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, और 2 पाई लैम्डा और ए मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा, ये होंगे। मैंने अभी भी बोला कि जो एच के एल है वो क्या है, एन, तो एन एच, के को क्या लिख सकते हैं अपन, एन के, और एल को क्या, एल प्राइम को क्या लिख सकते हैं, एन एल। स्पेसिफिक के लिए बता सकते हैं ना, तो 2 पाई से 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। क्लियर हुआ? तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं अपन, कि जो आपका एन एच और के एल है उनके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, कि जो एन और एच इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, लैम्डा को इधर ले आओ, ठीक है, एन एच लैम्डा
इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड और एस मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा। सेम सिचुएशन से एन के लैम्डा इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा और एन और एल लैम्डा इक्वल्स टू सी मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया इतना। क्लियर हुआ? अब आओ देखो आगे, आपको क्या करना है कि जो ये वैल्यूज है, एक काम करो, यहां से 2a और s की जगह क्या आएगा 2a, देखो s मैग्नीट्यूड की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम 2a sin थीटा, तो क्या आ जाएगा 2a sin थीटा और cos अल्फा इक्वल्स टू NH लैम्डा, ठीक है, और 2a sin थीटा cos बीटा इक्वल्स टू n k लैम्डा और 2a sin थीटा और cos गामा इक्वल्स टू n l लैम्डा, ठीक है, इक्वेशंस। और इन इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं क्या 3, 4 और 5। तो जो ये इक्वेशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, ये क्या कहलाती हैं? लाउवे इक्वेशंस कहलाती हैं, जो कि स्कैटर्ड के बाद जाके जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगी, उसकी जो डायरेक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो लाउवे इक्वेशंस। हाँ, इससे ब्रेक इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करती हैं, क्योंकि ब्रेक्स का जो क्या था, कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए ना। तो देखो लाउवे ने कहा कि कि इनको स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ऐड करने से पहले आप क्या करो, इनको यहां से cos अल्फा की वैल्यू निकालो। तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या जाएगा NH लैम्डा अपॉन 2a और sin थीटा। सेम सिचुएशन से cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी NK लैम्डा अपॉन 2b sin थीटा और cos गामा इक्वल्स टू NL लैम्डा अपॉन 2c sin थीटा। और क्यूबिक है, उसके लिए a बराबर b बराबर c यूज ले सकते हैं। जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2DHKL sin थीटा इक्वल्स टू L लैम्डा, और ये क्या होता है आपका ब्रेक इक्वेशन, ठीक है। तो लावे इक्वेशन तो ये था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आगे तक आपको उसको यूज लेना है। और अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स CSIR नेट के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसके जो आपको बॉन्ड पढ़ाएंगे, पहले आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, उनके बारे में बताएंगे, उनके जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं उस पे किस तरीके से ये वेरी करते हैं। अब आपका एक अच्छा टॉपिक है ब्रिलियन जोन्स, ठीक है, ब्रिलियन जोन्स। ये क्या होते हैं ब्रिलियन जोन्स, ठीक है। पहले आपको ब्रिलियन जोन पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें याद मतलब मेमोराइज होनी चाहिए या पहले उनको पता होना चाहिए। पहली बात इवोल्ड स्फीयर क्या होता है, ठीक है। सेकंड चीज विग्नर सीड सेल क्या होती है, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है, क्लियर हुआ? ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए, नहीं पता तो पहले वाले वीडियो जाके देखें, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए दो चीजों को बता देता हूं, एक विग्नर सीड सेल और एक आपका इवोल्ड स्फीयर, ठीक है। तो एक चीज देखो, जो आपका जो विग्नर सीड सेल किसमें बनता है, डायरेक्ट लैटिस में। और क्या कहा गया कि मान लो ये डायरेक्ट लैटिस है, ये ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट लैटिस, ये लो जरा बना है। और क्या कहा गया था कि इस डायरेक्ट लैटिस में एक ओरिजिन मान लो ये आपका ओरिजिन है, और इसको आप क्या करो सारे पॉइंटों से कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, ठीक है। और इन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो आप। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कि इस लाइन पे इस तरीके से और इस लाइन पे इस तरीके से, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, इस लाइन का ये रहा, और इस लाइन का ये रहा, इस लाइन का ये रहा,
इस लाइन का ये और इस लाइन का ये। तो जो ये आपका रीजन बना है, ये जो रीजन बना है, ये रीजन बना है, ये क्या बना है? विग्नर सीड सेल। क्या बना है? विग्नर सीड सेल बना है। आप बना सकते हो इसके लिए, इसके जो नियरेस्ट है उनको सारे को कनेक्ट करो इस तरीके से, इसके लिए इसके जो पॉइंट है, और इस पॉइंट के जितने ये रीजन पास में है वो और किसी पॉइंट के पास में नहीं होगा। ये थी अपनी विग्नर सीड सेल। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये विग्नर सीड सेल जिस तरीके से ड्रॉ किए उसी तरीके से ब्रिलियंस जोन्स भी ड्रॉ होते हैं, बट वो कहां पे होते हैं? वो होते हैं रेसिप्रोकल लेटिस के ऊपर। ठीक है ना, रेसिप्रोकल लेटिस बताएंगे, थोड़ा सा चेंज है, बाकी और सब सेम। ठीक है, ये विग्नर सीड सेल हुआ, रिवीजन के लिए बता दिया, बाकी कुछ नहीं। एवोर्ड स्पीयर क्या था आपका कि आप एक काम करो, जो रेसिप्रोकल लेटिस है उन पे आप एक काम करो, इस तरीके से रेसिप्रोकल लेटिस थी आपकी। पीछे का वीडियो देखे भाई, यदि देखना है पूरा डायरेक्ट में। ठीक है, और इसमें क्या कहा था मैंने, इस पॉइंट को, इस लेटिस, पूरी जो लेटिस है रेसिप्रोकल लेटिस, इसका ओरिजिन कंसीडर करके मैंने क्या किया था? एक स्फीयर ड्रॉ किया था। ये क्या था? ये ओरिजिन किसका है? ये ओरिजिन इस स्पेस लेटिस का है। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन था वो क्या था? मान लो ये आपका, यहां मान लो इसको। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लो, इसमें आप यहां तक मान लो। ठीक है, ये ओरिजिन क्लियर बना चुका हूं पीछे। और इससे आपने क्या किया था? एक वेक्टर ड्रॉ किया था, वो क्या था आपका? के वेक्टर था। और इसी को ट्रेस करते हुए आपने क्या किया था? एवोल्ड स्फीयर बनाया था। और इसी तरीके से आपने ये बनाया था, और यहां पे भी क्या था? ब्रेक डिफ्रेक्शन था ना, और वो वेक्टर कौन सा था? के वेक्टर। और इस पॉइंट से आपने जो रीच किया था वो कौन सा पॉइंट था? जी वेक्टर, जिसको क्या कहा था आपने? ब्रेक रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। ठीक है, ब्रेक रेसिप्रोकल लेटिस, जी वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों लेंथ क्या थी? इक्वल थी। और इनके लिए अपन ने एक ब्रेक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? इसको आप राइट डाउन कर लो इस साइड में, यही काम आने वाली। क्या था? 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस और जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही तो था आपका। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो इस तरीके से एवोल्ड स्फीयर का आ गया समझ में। अब बना तो इस यहां पे मान लो कि लेटिस पॉइंट होते, उनके लिए भी आप जी वेक्टर बना सकते थे, बट क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है ये एवोल्ड स्फीयर को क्या नहीं कर रहा? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए जो ब्रेक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसके लिए अपन जी वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब आ जाओ भाई सब बात। ठीक है, पहले ब्रिलियंस जोन्स होते क्या? देखो सबसे पहले वही बात, ये लो भाई साहब, क्लियर है? इस बार जो मैं लेटिस ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन सी है? रेसिप्रोकल लेटिस है। कौन सी है? रेसिप्रोकल लेटिस है। और क्या करना है आपको? वही काम, जितने भी नियरेस्ट पॉइंट है उनको आप पहले कनेक्ट कर दो, ओरिजिन कंसीडर करके एक पॉइंट को। ठीक है, मैंने कर दिए सारों को पॉइंट कनेक्ट। ठीक है, ये लो कनेक्ट हो गए सारे। अब एक काम करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नीचे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ताकि सही लगे थोड़ा सा। ये लो, हो गया ड्रॉ। अब इनके ऊपर आपको ब्रेक प्लेन ड्रॉ करनी है। और ब्रेक प्लेन क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया, जो इवोल्ड स्फीयर होता है ना, इवोल्ड स्फीयर, तो जी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? जी वेक्टर की वैल्यू ये होती है क्या? एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ये तो क्या होते हैं? परमिटिव वेक्टर्स फॉर रेसिप्रोकलिटीज। एच के एल क्या है? मिरर इंडिसेज। और इसमें किस तरीके से था? इसी तरीके से था। ठीक है, ये जी वेक्टर था। ठीक है, तो आप जो आपका रेसिप्रोकल जो लेटिस वेक्टर है जी, ठीक है जी, इससे आप एक परपेंडिकुलर, यदि 2D है तो एक लाइन बोलोगे, 3D है तो प्लेन बोलोगे। तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा? ब्रेक्स प्लेन। क्या होगा? ब्रेक प्लेन। आगे कंडीशन दो, ये जी वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या होगा? ब्रेक प्लेन। ठीक है, इसके अंदर जो इस तरीके से वेक्टर है ये क्या है? जी वेक्टर। और इनके ऊपर आप क्या करोगे? जब ब्रेक प्लेन ड्रॉ करोगे तब आपको क्या होगा? देखो ब्रेक प्लेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपका, इसके ऊपर ब्रेक प्लेन क्या होगा? इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ।
सेम इसके ऊपर ऐसे ही परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ब्रेक प्लेन। ये ब्रेक प्लेन है, सीधी लाइन। 2D में बोलोगे तो लाइन बोलोगे, 3D में बोलोगे तो प्लेन बोल दोगे। इसके ऊपर क्या होगा, ये होगा। इस ऊपर वाली पे क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? आओ, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर किस तरीके, बाइसेक्टर किस तरीके से डलेगा, ब्रेक प्लेन किस तरीके से डलेगा, ठीक है। इस पे किस तरीके से डलेगा, इस तरीके से। इसके ऊपर किस तरीके से डलेगा, इस तरीके से। और इसके ऊपर किस तरीके से डलेगा, इस तरीके से। डलेगा कि नहीं डलेगा? तो आपको ये देखो कि जब ब्रिलियंट जोन्स फाइंड करनी है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन्स, थर्ड ब्रिलियंट जोन्स, nth ब्रिलियंट जोन्स, तो एक चीज ध्यान में रखनी है, ओरिजिन से आप जहां चलो तो जिस पहला जो ब्रेक प्लेन आएगा वहां आपको स्टॉप हो जाना है, वही आपका क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियंस जोन। जो भी ब्रिलियंट जोन आपको फाइंड आउट करना है, उस ब्रिलियंट जोन के जो ब्रेक प्लेन है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। जो क्रॉस कर दोगे तो नेक्स्ट ब्रिलियंट जोन आ जाएगा। तो उसके बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रिलियंट जोन्स। तो इस ओरिजिन से मैं चला और इस ओरिजिन से मैं चलने के बाद इधर पहुंचा हूं मैं, सबसे पहले ये चीज देखो, इधर चला तो ये ब्रेक प्लेन आ गया, इधर ये गया, इधर ये फर्स्ट ब्रेक प्लेन है ना। तो जो ये आपका रीजन है, ये जो आपका रीजन है, ये क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। क्लियर हुए? मैंने कहा फर्स्ट। अब फर्स्ट से स्टार्ट करो सेकंड ब्रेक प्लेन। तो आप जब ये ब्रेक प्लेन आए तो इसके बाद दूसरा ब्रेक प्लेन ये आ गया, ये दूसरा प्लेन है ना। तो आपका जो आपका रीजन होगा, कौन सा, ये रीजन, ठीक है। ये जो रीजन होगा, सेकंड आ गया नहीं, देखो इसके बाद दूसरे वाला, इसको पार नहीं करना, सेकंड निकाल रहा हूं तो सेकंड को क्रॉस नहीं करना आपको, ये लो। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड ब्रिलियंट जोन। क्लियर है? इस तरीके से आपको ब्रिलियंट जोन्स ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। ये होता है ब्रिलियंट जोन्स रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले आज के लेक्चर में बात करेंगे बीसीसी के सॉरी सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। आओ देखो, अब ये पर्टिकुलर अब स्टार्ट हो चुका है सीएसआईआर नेट के लिए, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्लासिकल का टेस्ट भी बहुत ही मतलब कम बच्चों ने दिया था, ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया, लगभग 65 के अराउंड स्टूडेंटों ने टेस्ट दिया था। तो आप इनको बढ़ाएं और अपने जो साथ वाले उनको भी बोले, ठीक है ना। देखो सिंपल क्यूबिक के लिए बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए बात करेंगे, तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या बात करेंगे, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर आपके जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप, बी वेक्टर को भी मैं ए जे कैप लिख रहा हूं, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यानी क्यूब, क्यूब के अंदर ए बी इक्वल्स टू सी। तो इसी तरीके सी वेक्टर क्या होता है, ए के, ठीक है। अभी अपन 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए 3D इसको आप कंसीडर मत करो, ठीक है। आओ रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है, ए स्टार बराबर मैंने क्या बताया था, 2 पाई इंटू ए स्टार है ना, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और नीचे क्या आएगा आपका अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। और फाइंड आउट करके भी मैंने बताया था, इसी तरीके से जब बी निकालोगे आप तो उसका बी का भी आएगा। तो जो आपका ए स्टार था वो क्या आया था, 2 पाई अपॉन ए आई कैप, और जो बी स्टार था आपका क्या आया था, 2 पाई अपॉन ए और जे। क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए सारी, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अब अपनी बात क्या है कि सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक के लिए बनाना है, तो आप एक काम करो, ये लो ड्रॉ कर लिया लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, ये लो। अब आ जाओ ऊपर पहले, ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी है, 2 पाई बाई ए, और ये कितनी है, 2 पाई बाई ए, है ना। मैंने बताया सिंपल क्यूबिक में इक्वल होती है क्यूब के अंदर, तो जो डिस्टेंस होगी सारी क्या है, 2 पाई बाई 2 पाई बाई। क्लियर? अब आओ, तो आपका जो सबसे पहले 2 और के वेक्टर,
तो के वेक्टर को आप क्या करो, रिजोल्व करो। किसके अंदर करोगे, सबसे पहले के एक्स आई कैप, क्योंकि सिर्फ दो के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना अभी, और के वाई जे कैप। भाई आपका जो वेव वेक्टर है उसको भी आप रिजोल्व कर लो एक्स और वाई। डॉट किसके साथ, जी वेक्टर। जी वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई साहब, जी वेक्टर मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, कहां पे लिखवाया था, देखो यहां लिख देता हूं। जी वेक्टर बराबर होता है एच ए स्टार प्लस के और बी स्टार और प्लस एल सी स्टार। अभी टू डायमेंशन की बात करें तो आप इतना यूज करो। क्लियर हो, इसको आप हटाओ। जी वेक्टर समझ में आ गया। अब जी वेक्टर की वैल्यू रखो यहां पे, क्या रखोगे, 2 और के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और डॉट क्या करोगे, आपका जी वेक्टर। जी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एच ए स्टार और प्लस के और बी स्टार प्लस जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर रहने दो अभी, ठीक है। इसको एक बार मिटा दो, आ गया ना सुनिए, एक बार थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, अब देखो ए स्टार तो 2 और के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप डॉट, आपको पता है ए स्टार बी स्टार की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई ए, तो वो तो कॉमन आ जाएगा 2 पाई बाई ए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा आपका एच आई कैप प्लस और के जे कैप प्लस जी स्टार की वैल्यू आपको स्क्वायर करके रखनी। स्क्वायर करके मतलब आपका क्या होगा, 4 और पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंदर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, के आएगा। तो एक काम करो, इसको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 4 और पाई, ठीक है 4 पाई और ये क्या आएगा, देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के एक्स एच प्लस के वाई और के। याद रखना ये वेव वेक्टर का कंपोनेंट है और ये क्या है, मिलर इंडिसेज वाला के। 4 पाई बाई ए इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और अंदर क्या बचे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका जो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई और ए से ए कैंसिल आउट, तो आपका के एक्स एच प्लस के वाई और के इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई ए और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कंडीशन। इससे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ब्रिलियंस जोन ड्रॉ कर सकते हो सिंपली। क्लियर है भाई, बहुत ध्यान से देखें। देखो अब ये जो टॉपिक है ये आपको जोड़ना पड़ेगा आपस में, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूं, अब आपका कंटिन्यू ही रहेगा लगभग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो ड्रॉ करना है आपको। देखो सबसे पहले कंडीशंस, तो एच के एल की जो एच और के की वैल्यू क्या है, वो कुछ भी हो सकती है आर्बिट्रेरी भाई, डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तभी तो आप ड्रॉ करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो कि जो आपकी जो एच है उसकी वैल्यू क्या है 1 और k की वैल्यू क्या है, ठीक है। h की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू है 0। ऐसे ही h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू क्या है 0 है। ऐसे ही आप k की वैल्यू क्या लो 1 और k की वैल्यू -1 और h की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 0, और भी ले सकते हो आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो आपकी ब्रिलियंस जोन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखो आर्बिट्रेरी, है ना। तो देखो अब आपके लिए देखो ये आपकी लेटिस है, क्लियर है, ये लो, और ये आपका ओरिजिन। ओरिजिन तो सबसे पहले h की वैल्यू 1 है, तो यहां रखो h की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है kx, और k की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ky की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी इस कंडीशन में जो फर्स्ट केस आपका, ये मैं रिमूव कर देता हूं, आप ऊपर से आप एक बार राइट डाउन कर लेना, अपने नोट्सों में राइट डाउन कर लेना भाई, बार बार दोबारा नोट्स नहीं लिखवाए जाते हैं, सिंपल तरीके से आप राइट डाउन कर लेना। सब आपका जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट के अंदर आपका क्या है
केस फर्स्ट में आपकी h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है 0, और जब इस कंडीशन को आप सेटिस्फाइड करोगे तो वैल्यू आएगी k x प्लस 0 और इक्वल्स टू माइनस का पाई अपॉन a, और ये वैल्यू 1 और ये 0, ये आ गया। तो kx की वैल्यू कितनी आ गई अपनी माइनस पाई बाई a। क्लियर? पर ky की वैल्यू है ना यहाँ पे, ky की वैल्यू k0 है ना, तो ky की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कोई भी हो सकती है, कुछ भी। तो देखो मान लो कि आपका ky है, या ओरिजिन कंसीडर करके चलते हैं, ये ky है और ये आपका kx है। ठीक है, मैंने अभी अभी बोला था आपको कि जो ये पॉइंट्स हैं ये सभी कितने डिस्टेंस पे हैं, 2 पाई बाई a की डिस्टेंस पे। ठीक है, सभी के सभी कितने डिस्टेंस पे हैं, 2 पाई बाई a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखो माइनस में पाई बाई a है kx की लाइन पे, इसका मतलब इधर होगा, और ये 2 पाई बाई a, इसका मतलब कहां होगी ये लाइन, ये लाइन जो आपकी होगी वो कहां होगी, ये लाइन। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आप केस सेकंड लगाओ। केस सेकंड में आप क्या करो कि h की वैल्यू क्या लो आप 0 माइनस 1 लो, और k की वैल्यू क्या आपकी 0। तो फुलफिल करो आप कंडीशन कि x की वैल्यू ऐसे एज इट इज, और क्या आई माइनस, h की वैल्यू माइनस है ना, वो वापस 0, वही ky की वैल्यू आर्बिट्रेरी कुछ भी, और इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई a, और ये तो स्क्वायर करो तो 1, ये करेगा माइनस माइनस कैंसिल, तो kx की वैल्यू कितनी आ गई प्लस पाई बाई a। इसका मतलब कौन सी लाइन है, ये लाइन है भाई साहब, इसके ऊपर ये टोटल दूरी तो 2 पाई बाई a, पर ये कितना है पाई बाई a। आओ सेकंड केस देखो, थर्ड केस क्या है, k की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0 है, इसका मतलब k y की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाई a आएगी क्या, रख के चेक कर लो। दूसरा कंडीशन रखोगे तो प्लस पाई बाई a आएगा, इसका मतलब कौन सी लाइन है, ये लाइन, ये तो 2 पाई बाई a है ना, तो इसका मतलब ये लाइन है, और इसके अंदर ये लाइन आएगी ना नीचे, ये तो 2 पाई बाई a हुआ ना टोटल डिस्टेंस, क्यूब में सभी देखो लग नहीं रहा है, एक्यूरेट नहीं है, स्केल से आप करो तो 2 पाई बाई a। तो जो आपका ये रीजन आपको जो मिला है, कौन सा, ये रीजन, ये आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए फर्स्ट ब्रिलियन जोन। क्लियर हुआ? यहां तक आप यदि और वैल्यू रख के इसी तरीके से ब्रिलियन जोन ड्रॉ करोगे तो आपको सेकंड मिलेगा, और सेकंड कौन सा मिलेगा, इस तरीके से आप जो करोगे इस तरीके से, तो ये जो आपका रीजन्स होंगे ये आपके क्या होंगे, सेकंड ब्रिलियन जोन्स होंगे, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं आप समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बीसीसी और एफसीसी के लिए अपन ब्रिलियन जोन्स ड्रॉ करेंगे। प्लस एक चीज देखो, जब आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था तो बीसीसी का क्या मिला था, एफसीसी, और एफसीसी का क्या मिला था, बीसीसी। तो उनके लिए आपको ब्रिलियन जोन ड्रॉ करने, और उनके जो परमिटिव वेक्टर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताए थे किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एफसीसी और बीसीसी के जो आपका ब्रिलियन जोन है, उसके बाद जो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बॉन्ड्स उनके बारे में, और उसके बाद अपन जो आपकी जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है उनके ऊपर वगैरह, फिर आइंस्टीन टेम्परेचर डिवाइड वगैरह, काफी लंबा चलेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर सीरीज। ठीक है, ये मान के चलो 100 से 150 से ऊपर के लेक्चर्स होंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।